एक मिस्ट्री जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। एक फेमस पर्सनालिटी जो शायद किलर था भी और नहीं भी। कौन था ये शख्स? क्यों ली गई थी उस लेडी की जान? क्या कसूर था मरने वाले लड़के का? कैसे एक डेथ मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन पर खड़ा हुआ अमेरिकन हिस्ट्री का मोस्ट वॉच इवेंट। एक कार चेजिंग जो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी लाइव चेज में तब्दील हो गई। क्या है ओजे सिम्पसन की कहानी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं द अनुज शो। ओजे सिम्पसन, हो सकता है ये नाम आपने अपनी लाइफ में कभी ना सुना हो, लेकिन आज के बाद आप शायद ही इस नाम को कभी भूल पाएं, क्योंकि 70s के दशक में अमेरिका की गलियों में ओजे सिम्पसन का नाम गूंजता था। वो एक जाना माना अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर था, एक मीडिया पर्सनैलिटी, एक मूवी एक्टर, फेमस स्पोर्ट्स कमेंटेटर और एक कोल्ड ब्लडेड। सिम्पसन का जन्म 9 जुलाई 1947 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उसके फादर जिवेली सिम्पसन एक शेफ थे और लोकली कस्टोडियन के रूप में भी जाने जाते थे, जबकि सिम्पसन की मदर यूनिस एक हॉस्पिटल में काम करती थी। सिम्पसन का बचपन बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। पेरेंट्स वर्किंग थे, जॉब करते थे, लेकिन फिर भी घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो अपने बच्चों पर ध्यान भी नहीं दे पाते थे। इसलिए सिम्पसन बचपन से ही थोड़ा चिड़चिड़ा और केयरलेस रहा। बचपन में सिम्पसन को रिकेट्स नाम की बीमारी भी थी, जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी से हड्डियां कमज़ोर और नरम हो जाती हैं, जिस वजह से हड्डियों में दर्द, टेढ़ापन, फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अगर टेढ़ापन है तो पेशेंट को ब्रेसिंग पहनने की सलाह दी जाती है। सिम्पसन के पैर भी टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उसे शुरू से ही ब्रेसिंग पहनाकर रखा जाता था। लेकिन वो फिजिकली काफ़ी एक्टिव था, इसलिए उसने अपनी इस बीमारी पर जल्द ही जीत हासिल कर ली। शरीर की बीमारी ने तो सिम्पसन का पीछा छोड़ दिया, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके पेरेंट्स के बीच कुछ खास बनती नहीं थी। इस सब के चलते अपने टीन एज तक सिम्पसन एक स्ट्रीट गैंग में शामिल हो गया, मतलब गुंडागर्दी करने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात विली मेज से हुई, जो उस वक्त के एक फेमस बेसबॉल प्लेयर थे। उन्होंने सिम्पसन को समझाया कि इन सब में पड़े तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और आखिर वो सिम्पसन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बना, क्योंकि सिम्पसन ने उनकी बात समझी और उसने तुरंत ही स्कूल की फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया। और थोड़े टाइम बाद ही सिम्पसन नेशनल और फिर इंटरनेशनल मैचेस भी खेलने लगा और साल 1969 आते आते एनएफएल यानी अमेरिका की सबसे बड़ी प्रीमियर लीग में से एक नेशनल फुटबॉल लीग का मेंबर बन गया और फिर एक के बाद एक मैचेस के जरिए अपनी पहचान बनाई। द नेकेड गन, द टावरिंग इन्फर्नो और कैप्रिकॉन 1 जैसी फिल्मों में भी काम किया। इस तरह गरीबी से निकले सिम्पसन ने अमेरिका में एक मुकाम हासिल कर लिया था। इसी बीच 1977 में सिम्पसन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में चिल कर रहा था, जहां उसकी नज़र निकोल ब्राउन नाम की वेटरेस पर पड़ती है और सिम्पसन निकोल को देखते ही दिल हार बैठता है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और कुछ समय बाद ही सिम्पसन निकोल को प्रपोज कर देता है। निकोल के लिए तो बिल्कुल सपने जैसा था, क्योंकि एक मामूली सी वेटरेस को इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने प्रपोज किया है। तो उसने भी तुरंत ही हाँ कर दी और दोनों कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1985 में शादी कर लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आती है 12 जून 1994 की वो भयानक रात। रात के लगभग 12 बज रहे थे। यूएसए के ब्रेंटवुड में मिस्टर सुक्रू बोस्टेप की नींद बार बार खराब हो रही थी, क्योंकि पड़ोसी का कुत्ता आज कुछ लिमिट से ज़्यादा ही भौंक रहा था। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन जब भौंकने की आवाज़ बढ़ी तो उन्होंने माजरा समझने की कोशिश करी। कुत्ता उनके घर के बिल्कुल बाहर ही भौंक रहा था। जब उन्होंने कुत्ते को देखा तो उसके पैरों और मुंह पर खून लगा हुआ था। सुकरू घबरा गए और जैसे ही अपने पड़ोसन के घर के बाहर पहुंचे, उनका रोम रोम कांप उठा, क्योंकि उनके पड़ोसन को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार डाला था। साथ ही वहाँ एक आदमी भी मरा पड़ा हुआ था और दोनों की गर्दन, चेहरे और शरीर पर बहुत ही तेज नुकीली चीज से वार किया गया था। सुक्रू वहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सके और तुरंत ही अपने घर आ गए। उन्होंने घर आते ही अपना फ़ोन उठाया और 911 पे कॉल कर ये इन्फॉर्मेशन दे दी और फटाफट से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस दिल दहला देने वाली घटना को देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मारने वाले ने अपना पूरा गुस्सा इन डेड बॉडीज़ पर उतार दिया था। बहुत उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। पुलिस टीम अपनी छानबीन में जुट जाती है और क्राइम स्पॉट से उन्हें हल्के फुल्के सबूत भी मिलने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि ये सब किया किसने। लेकिन तभी डिटेक्टिव मार्क फ्यूमन, जो सबसे पहले उस घर में दीवार फांक कर पहुंचे थे, उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं। एक हैंड ग्लव जिस पर खून लगा हुआ था, कुछ जूतों के निशान जिन पर भी ब्लड के ट्रेसेस थे, और एक टोपी भी मिली। इन सबूतों के आधार पर टीम को एक आदमी पर शक होता है, और वो आदमी और कोई नहीं, सिम्पसन था, जिसे लोग प्यार से ओजे सिम्पसन कहते थे। जी हाँ, ओजे सिम्पसन। क्योंकि मरने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी निकोल थी। लेकिन वो लड़का कौन था? इसके लिए हमें निकोल और सिम्पसन के पर्सनल लाइफ को समझना होगा। असल में निकोल और सिम्पसन शादी के बाद ऊपर से जितने कूल और हैप्पी मैरिड कपल की तरह पेश आते थे, अंदर से उनका रिश्ता उतना ही खोखला था। दोनों के बीच ठीक से बातचीत भी नहीं होती थी। इनफैक्ट निकोल को सिम्पसन से डर लगता था। वो उसे देखते ही दूर भागती थी, क्योंकि सिम्पसन एक गुस्सैल आदमी था। उसे अपने गुस्से पर रत्ती भर कंट्रोल नहीं था। वो ऑन कैमरा जितना ही शांत था, ऑफ कैमरा उतना ही ज़्यादा वॉयलेंट, स्पेशली अपनी वाइफ निकोल के साथ। निकोल शादी से पहले ही उसके नेचर को समझ चुकी थी, लेकिन उसे लगा कि ये शायद कभी कभार का ही है और टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा। पर हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। सिम्पसन शादी के बाद और ज़्यादा वायलेंट हो गया। उसने छोटी छोटी बातों पर निकोल के साथ मारपीट शुरू कर दी। वो उसे हर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। निकोल की छोटी सी गलती के लिए भी बेरहमी से उसे मारता था। एक बार तो उसने निकोल को पीटते हुए उसके हाथ ही तोड़ दिए थे। तो आप इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना ज़्यादा वायलेंट आदमी था। लेकिन फिर भी निकोल ने काफ़ी समय तक ये सब बर्दाश्त किया, क्योंकि सिम्पसन ने शादी से जस्ट पहले ही उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग शादी के बाद निकोल कहीं जॉब नहीं कर सकती। इस तरह से वो फाइनेंशियली भी सिम्पसन पर ही डिपेंडेंट थी। इसलिए उसे इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखा। पर जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। लेकिन पैसों में बहुत पावर होती है, और अगर ये पैसा किसी नामी आदमी के पास हो तो पावर 10 गुना बढ़ जाती है। सिम्पसन को भी पैसे और रुतबे का भरपूर फायदा मिला। उसके खिलाफ केस फाइल तो ज़रूर हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा इस केस के बाद तो वो निकोल को और ज़्यादा टॉर्चर करने लगा। लेकिन अब निकोल भी पीछे नहीं हटने वाली थी, और उसने अपनी मैरिज के चलते सिम्पसन पर टोटल 62 डोमेस्टिक वायलेंस केस किए। आप इमेजिन करो, 62। 911 emergency. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Well, okay, what does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. पर इनमें से सिर्फ एक केस के लिए ही पुलिस ने ओजे को पकड़ा। बाकी के लिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए 1992 में निकोल ने ओजे से तलाक ले लिया और अपनी फैमिली के साथ ब्रेंटवुड में रहने लगी। हालांकि सिम्पसन यहाँ भी अक्सर उसे तंग करने के लिए आता था, उसका पीछा करता था, उसके कॉल, मैसेजेस, दोस्त, फैमिली, हर एक चीज़ पर नज़र रखता था, और उसे सबके सामने भी परेशान करता रहता था। और ये बात पुलिस को अच्छी तरह से पता थी। इसलिए उनका सबसे पहला शक ओजे सिम्पसन पर गया, क्योंकि निकोल के साथ वहाँ एक रॉन गोल्डमैन नाम के भी आदमी पड़ा हुआ था। रॉन ब्रेंटवुड के माजूना नाम के रेस्टोरेंट में काम किया करता था, और जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि निकोल और रॉन के बीच पिछले कुछ समय से नज़दीकियां बढ़ रही थी। दोनों घंटों घंटों तक रेस्टोरेंट में साथ रहते थे, साथ में डिनर भी करते थे, और उस रात भी निकोल रॉन के साथ ही थी। हालांकि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ गई थी, और रात को ही रॉन उसकी मदर का चश्मा जो वो भूल आई थी उसे देने के लिए निकोल के घर भी आया था। तो हो सकता है ये बात सिम्पसन को पता चल गई हो, और अपनी एक्स वाइफ को किसी और के साथ देखकर उसका खून खौल उठाओ और उसने ये सब कर दिया हो। हालांकि हवा में बात करना सही नहीं था, इसलिए घटनास्थल से मिले सबूतों की अच्छी तरह से जांच की गई, और मौके पर ही सिम्पसन को फ़ोन कर उस पूरी घटना की जानकारी दी गई। लेकिन सिम्पसन को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो निकोल की डेथ की न्यूज़ सुनने से ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड था कि घर के अंदर सो रहे उसके बच्चों ने इस घटना को होते हुए तो नहीं देखा। मानो कि कंफर्म कर रहा हो कि बच्चों ने उसे निकोल को मारते हुए तो नहीं देख लिया। जब पुलिस ने सिम्पसन की रिएक्शन सुने तो उनका शक और ज़्यादा बढ़ गया, और शक तब तो यकीन में बिल्कुल बदल गया जब टोपी, ग्लव्स और शूज़ के निशान सिम्पसन से मैच हो गए। देखो, ग्लव्स पर खून के निशान 3 लोगों के थे, निकोल, रॉन और सिम्पसन।
जो टोपी मिली थी उसमें सिम्पसन के बाल थे और शूज के निशान उसके साइज से बिल्कुल मैच कर रहे थे। सभी सबूतों के आधार मानते हुए 17 जून 1994 को सिम्पसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है, लेकिन सिम्पसन ने पुलिस से कहा वो खुद सरेंडर करेगा और यकीन मानिए उसकी गिरफ्तारी अमेरिकन इतिहास की सुपरहिट मूवी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे करोड़ों लोगों ने लाइव देखा और ये अमेरिकन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट बन गया। तो सिम्पसन ने कहा था कि वो 17 जून को ठीक 11 से 12 बजे के बीच में पुलिस हेडक्वार्टर्स में आके खुद सरेंडर कर देगा। इसलिए पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मीडिया के दर्जनों कैमरा तैयार खड़े हो गए। रिपोर्टर्स की लंबी लाइन थी जो लाइव मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे। पुलिस टीम भी तैनात थी, लेकिन इनके साथ वहां लाखों लोग की भीड़ भी जमा हुई थी जो अपने चहीते स्टार ओजे को देखने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। बाहर मीडिया, लोग, सबको उसका इंतज़ार था, लेकिन वो फरार था। तब पुलिस मीडिया को अंदर बुलाती है और सिम्पसन को भगोड़ा घोषित करके उसकी तलाश करने की बात करती है। The Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson. इस तरह सिम्पसन अब एक फेमस फुटबॉलर से अमेरिका का भगोड़ा बन चुका था और शायद एक किलर भी। अब पुलिस को उसकी तलाश थी। हर मीडिया चैनल पर बस एक ही चेहरा था, ओजे सिम्पसन का। चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी कि सिम्पसन आखिर गया कहाँ। लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस हेडक्वार्टर के फ़ोन की घंटी बजती है और एक आदमी इन्फॉर्म करता है कि ओजे अपने लॉयर रॉबर्ट कार्दाशियन के घर में छुपा हुआ है। पुलिस की एक गाड़ी तुरंत रॉबर्ट के घर पहुंचती है, जहां रॉबर्ट के अलावा 2 और लॉयर, सिम्पसन के बचपन का दोस्त और कुछ डॉक्टर भी थे। पुलिस ने लॉयर से पूछा कि सिम्पसन कहाँ है। इस पर रॉबर्ट ने कहा बस थोड़ी देर में आ रहा है। इतने में एक डॉक्टर सिम्पसन को इन्फॉर्म करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर कमरे में पहुंचता है, लेकिन सिम्पसन को लाने की जगह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पुलिस और लॉयर्स घबरा जाते हैं और जब कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिम्पसन और उसका दोस्त फरार है। लेकिन वहां बेड पर 3 लेटर्स पड़े हुए हैं जिन्हें सिम्पसन ने अपने बच्चों, पत्नी और पब्लिक के लिए छोड़ा था। इसके बाद सिम्पसन का एक लॉयर इनमें से एक लेटर को बकायदा मीडिया के सामने पढ़ता है। I think of my life and feel I've done most of the right things. So why do I end up like this? I can't go on. इसके बाद तो पूरा देश सिम्पसन को ढूंढने में लग जाता है। मीडिया, पुलिस और आम लोग भी सिम्पसन को ढूंढ रहे थे, मानो कंपटीशन चल रहा हो कि कौन सिम्पसन को सबसे पहले थप्पा करेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था वो अपने घर नहीं था, बल्कि एक वाइट कार में अपने दोस्त के साथ बैठकर निकोल की ग्रेव की तरफ जा रहा था। लेकिन वहाँ तो पहले से ही पुलिस की फोर्स तैनात थी, इसलिए सिम्पसन ने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की और कुछ दूर गाड़ी साइड में लगाकर पुलिस के जाने का इंतजार करने लगा। तभी उसके दोस्त ने कार का रेडियो ऑन किया तो पता चला रेडियो पर भी एक चर्चा है, सिम्पसन कहाँ है। तब सिम्पसन ने खुद ही पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस भी शातिर थी। पुलिस ने तुरंत फ़ोन को ट्रेस किया और उसकी गाड़ी के पीछे दर्जनों सायरन बजाती गाड़ियाँ लगा दी। 95 million people watched. The NBA Finals were relegated to a corner of the screen. O.J. Simpson is one of the greatest running backs of all time. और फिर शुरू होता है अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज। सिम्पसन आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। सारे रेडियो स्टेशन पर अब ये खबर आग की तरह फैल गई थी। मीडिया चैनल्स ने तो हेलीकॉप्टर इस चेज को कवर करने के लिए भेज दिए। उस दिन टीवी पर एक मैच लाइव चल रहा था, लेकिन चैनल वालों ने उस मैच को कॉर्नर पर छोटी सी स्क्रीन पर दिखाया और सिम्पसन और पुलिस की चेजिंग बड़ी स्क्रीन पर। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम की कितना बड़ा इवेंट था ये और कितने लोग लाइव इसको देख रहे थे। आसमान में लगभग 9 हेलीकॉप्टर और नीचे 12 से 15 पुलिस की गाड़ियाँ थी। सबकी नज़र बस एक पर थी, सिम्पसन की वाइट चमचमाती कार पर। इसी दौरान सिम्पसन का दोस्त 911 पर फ़ोन करता है और कहता है कि ओजे उसके साथ ही है, लेकिन उसने अपनी सर पर बंदूक रखी हुई है, इसलिए वो गाड़ी रोक नहीं सकता। लेकिन अगर पुलिस उसका पीछा ना करे तो वो हेल्प कर सकता है। ये सुनकर पुलिस ने ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट किया और ओजे के एक पासपोर्ट साइज पिक्चर निकालने को कहा ताकि पता चल सके कि उसके पास गन है या नहीं। लेकिन वो फुटेज में दिख ही नहीं रही थी। तभी उनका दोस्त गाड़ी को स्टेट रूट 91 पर टर्न करता है, जहां आम पब्लिक भी उसे सपोर्ट करने के लिए ये नज़ारा ना सिर्फ देखती है बल्कि सिम्पसन सिम्पसन चिल्लाने लगती है, मानो कोई कार रेस हो रही हो। इतना ही नहीं, लोग पुलिस की गाड़ियों के बीच में आकर ओजे की मदद करने लगे। उस टाइम पर टीवी पर 95 मिलियन लोग ये देख रहे थे। घर, बार,
रेस्टोरेंट्स, हर जगह यही कार चेज इवेंट चल रहा था। इसलिए ये अमेरिका का मोस्ट व्यूड इवेंट भी बन गया, जिसे अमेरिका समेत चाइना जैसे देशों में भी देखा गया। पर आखिरकार ओजे की ये रेस खत्म हुई और उसे पकड़ लिया गया। O.J. Simpson is in that Ford Bronco with Al Cowlings. Simpson's arrest. O.J. Simpson. I think I just saw O.J. Simpson on the. और जनवरी 1995 में ये केस कोर्ट में ट्रायल के लिए पहुंचा और पूरे 9 महीने बाद 3 अक्टूबर 1995 को ज्यूरी सिम्पसन को नॉट गिल्टी करार कर छोड़ देती है। The jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1. जबकि हर सबूत उसके खिलाफ था, फिर उसे नॉट गिल्टी कैसे कहा गया? वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह है रेसिज्म, जो उस वक्त अमेरिका में कुछ ज़्यादा ही चलता था। इस मुद्दे पर देश में कई बार दंगे, हिंसा भी हो चुकी थी। 1992 में वाइट पुलिस ऑफिसर ने एक ब्लैक आदमी को पीट कर मार दिया था, जिनके खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिस वजह से देश में बहुत हंगामा हुआ। इसलिए सिम्पसन के लॉयर्स ने रेसिज्म को एक मुद्दा बना लिया और सिम्पसन को फंसाने का इल्ज़ाम लगाया, और ये इल्ज़ाम भी पुलिस ऑफिसर मार्क पर लगा। असल में मार्क वही ऑफिसर है जो सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचा था। उसने ही ग्लव्स और टोपी को सबूत के तौर पर पेश किया था, जबकि मार्क रेसिज्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा बदनाम था। सिम्पसन के लॉयर ने मार्क से पूछा कि क्या उसने अपने 10 साल के करियर में कभी भी एन वर्ड का इस्तेमाल किया है। एन वर्ड एक्चुअली उस वक्त गाली की तरह था जो ब्लैक लोगों के लिए यूज़ करते थे। मार्क ने इसे कोर्ट में बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर लॉयर्स ने मार्क की कुछ दिनों पहले की एक ऑडियो टेप चलाई, जिसमें मार्क एक नहीं बल्कि 40 से भी ज़्यादा बार सेम वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह मार्क का झूठ पकड़ा कर लॉयर्स ने कहा, जो ऑफिसर कोर्ट में झूठ बोल रहा है वो सिम्पसन को फंसाने के लिए नकली सबूत भी पेश कर सकता है। इसके बाद ज्यूरी को भी मार्क के सबूतों पर यकीन नहीं रहा। तभी सिम्पसन के लॉयर ने क्राइम सीन पर मिले ग्लव्स को दिखाते हुए कहा, इफ इट डजंट फिट यू मस्ट एक्विट। मतलब अगर ये ग्लव्स ओजे को फिट नहीं हुए तो उसे बाइज्जत छोड़ना पड़ेगा। ओजे ने ग्लव पहनने की कोशिश की, लेकिन वो उसे फिट नहीं आया। इस तरह ज्यूरी ने सिम्पसन को आज़ाद कर दिया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि उस वक्त ज्यूरी में भी कुछ मेंबर्स ब्लैक थे, इसलिए वो भी ओजे के सपोर्ट में थे। उस दिन ओजे तो आज़ाद हो गया, लेकिन निकोल और गोल्डमैन को इंसाफ नहीं मिला और ना ही अब कभी मिल पाएगा। हालांकि कहते ये भी हैं कि ये सब सिम्पसन ने ही किया था, क्योंकि कुछ समय बाद ही उसने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था आई डिड इट। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये सब सिम्पसन ने किया था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।